Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 2nd March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट जीएसटी रेवेन्यूज़. तो अगर हम ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, so for the month of February it has rose by 17.6% year on year to rupees 1.33 lakh करोड़. ये जो डाटा है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है. And this basically marks the 5th consecutive month of GST collection being more than rupees 1.3 lakh crore. And it basically is coming from the anti-evasion measures and the pickup in economic activity. So let's understand कि ये जो GST collections में जो rise हुआ है, what is the reason behind it. So February being 28 day month, usually इसमें January के comparison में जो revenues आते हैं they are basically lower because February has 28 days. फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डाटा आया है इट इंडिकेट्स कि जो हमारे की सेक्टर हैं इनमें ही रिकवरी हुई है. तो इसे लेकर मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट भी दी है, दे हैव सेड कि फरवरी 2022 में काफ़ी हाई ग्रोथ देखने के लिए मिली है. दिस इज़ सीन इन कॉन्टेक्स्ट कि अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में जो ओमिक्रॉन वेव था वो पीक में थी, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स में पार्शियल लॉकडाउन्स लगे, वीकेंड एंड नाइट कर्फ्यूज़ लगे थे, एंड देवर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस जो कि स्टेट्स ने लगाई थी ड्यू टू ओमिक्रॉन वेव. एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में फरवरी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आया है. एंड जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये 5th टाइम है जब जीएसटी कलेक्शन रुपीज़ 1.3 लाख करोड़ का जो मार्क है इसे क्रॉस किया है इस फाइनेंशियल ईयर में. एंड जब से जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हुई है सबसे पहली बार जीएसटी सेस की जो कलेक्शन थी इट क्रॉस्ड 10,000 करोड़ मार्क, एंड विच सिग्निफाइड द रिकवरी ऑफ सर्टन की सेक्टर्स स्पेशली द ऑटोमोबाइल सेल्स. एंड जो जीएसटी कलेक्शन अगर इस लेवल तक रहती है तो इट बेसिकली इंडिकेट्स कि जो रेवेन्यूज़ हैं दे मे क्रॉस द रिवाइज टारगेट्स विच वर सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इन द बजट. तो बेसिकली GST collection has exceeded rupees 1.33 lakh crore, and despite of the challenging pandemic situation in January, so it basically indicates that the collections are right now on a very stable trajectory, and जो financial year 22 के जो targets हैं it would be exceeded. वेरएज अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जो कलेक्शंस हैं देर आर बेसिकली 17.6% हायर देन द सेम इन द लास्ट ईयर. अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो सेम पीरियड के हिसाब से 17.6% हायर कलेक्शंस हुई हैं, एंड देर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस अमंग स्टेट्स एज वेल. तो इसकी जो रेंज है इट इज़ लाइक फ्रॉम 2% to 23%. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम तमिलनाडु की जीएसटी जो कलेक्ट हुआ है उसे कैलकुलेट करें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5% ईयर ऑन ईयर इन फरवरी, वेराज महाराष्ट्र का 21% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है. गुजरात का जो इंक्रीज़ है दैट इज़ अराउंड 8%, वेराज कर्नाटका का 21% का इंक्रीज़ है. सो दिस इज़ अ वेरी डाइवर्स रेंज अगर हम देखें स्टेट्स में जीएसटी कलेक्शन को लेकर. एंड इसके साथ साथ आप अपनी इकोनॉमी के क्लासेस में जो जीएसटी पढ़ते हैं आप उससे रिवाइज़ कीजिएगा. इवन हमने हमारी रिसेंट वीडियो में भी जीएसटी को काफ़ी डिटेल में कवर किया था. सो यू नीड टू नो द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी, इसका जो लेजिस्लेटिव बेसिस है वो क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस, तो किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है. तो ये कुछ पॉइंटर्स आप टच कीजिएगा फ्रॉम योर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हमें ये शो करता है दैट हाउ डिपेंडेंट इज़ इंडिया ऑन रशियाज़ वेपन. Now, if we talk about the immediate impact of Russia's invasion of Ukraine, so it came in the form of evacuation of thousands of Indian students, who are stuck there. And it is becoming clear that, Russia's invasion of Ukraine clearly has, long-term implications as well. As we see, even India is trying to walk a very fine line
We are negotiating our relationship with, US and the other Western nations on one side, and on the other side we have Russia. Russia with whom we share a very historical, deep and strategic ties. So we are trying to negotiate both of these. एंड इसी के साथ साथ यूएस और बाकी के जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई हैं. एंड इवन रशिया इज़ व्यूइंग इंडिया स्लोली शिफ्टिंग स्टैंड. इट विल डेफिनेटली गोना हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. एंड इम्पैक्ट की भी अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है दैट इज़ ऑन द डिकेड ओल्ड डिफेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ना यहाँ पे हमें समझना होगा कि इंडिया और रशिया के जो डिफेंस टाइज हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इट केम टू आवर आर्म सपोर्ट, सो वी वर रिलायंट. हमें हमारे जो आर्म्स थे हम उसे इम्पोर्ट कर रहे थे एंड सोलली वी वर डिपेंडेंट अपॉन ब्रिटिश एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़. हाउएवर ये जो डिपेंडेंस थी ये बाय 1970s ये देखने में आया कि इंडिया अपने कुछ इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम्स यूएसएसआर से इंपोर्ट कर रही थी. एंड देखते ही देखते इससे इंडिया रशिया का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर बन चुका था व्हेन इट केम बोथ फॉर बेसिक एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम. एंड इसी के साथ साथ रशिया ने इंडिया को टाइम टू टाइम जो मोस्ट सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट वेपन प्लेटफॉर्म्स थे वो भी प्रोवाइड किए, लाइक न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंक्स, गन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स. सो जो डिफेंस ट्रेड रहा है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. एंड ये भी देखा जा सकता है कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज वाई इंडिया हैज़ नॉट टेकन अ वेरी क्रिटिकल स्टैंड ओपनली अगेंस्ट रशिया. एंड हाउएवर इंडिया और रशिया के जो टाइज़ हैं हम इसको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते. तो ये जो हमारी लेगेसी रही है दैट वी आर बाइंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, it has made somewhat India dependent on it, even though India has tried to expand the base of countries जहाँ से हम new military systems लें, but still जो Russian origin weapons हैं they still have a very lion's share. तो अगर हम estimate करें तो जो Russian origin weapons या platforms हैं उनका शेयर हमारी Indian armed forces में it is as high as 85%. Now अगर हम weapons की value की बात करें जो इंडिया ने रशिया से बाय किए हैं तो डेफिनेटली रशिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड फॉलोइंग ओनली यूएस. सो अगर हम सिर्फ 5 ईयर पीरियड देखें 2016 से लेकर 2020 तक तो अमेरिका का जो शेयर है ग्लोबल आर्म ट्रेड में इट इज़ अराउंड 37% एंड रशिया का 20% शेयर है. एंड दिस इज़ एज पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इट ट्रैक्स द ग्लोबल आर्म ट्रेड एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर. And for Russia, India is the largest importer. And for India, Russia is the larger exporter, when it comes to the arms transfer. Therefore, अगर हम 2000 से लेकर 2020 के पीरियड में देखें तो रशिया अकाउंटेड फॉर 66.5% ऑफ इंडियाज़ आर्म्स इम्पोर्ट्स. तो इस पीरियड के दौरान इंडिया ने लेट्स से $53 बिलियन अगर स्पेंड किए फॉर आर्म इम्पोर्ट, इसका $35 बिलियन दे वेंट टू रशिया. एंड सेम टाइम पीरियड में हमने यूएस से $4 बिलियन के आर्म इम्पोर्ट किए और इज़राइल से भी $4 बिलियन के आर्म्स इम्पोर्ट्स किए. नाउ अगर हम देखें कि किस तरह के वेपन्स रशिया इंडिया को देता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग ओवर द ईयर्स. At the moment, there are two major defense deals between India and Russia because of the current crisis जो कि jeopardize हो सकती हैं. First and foremost is the deal to buy 5 units of S-400 Triumph air defense system. It is a state-of-art air defense system and it is among the most advanced in the world. और इंडिया ने इसको लेकर 5 units का जो order है वो place किया है. एंड बेसिकली इट वॉज़ अराउंड $5 बिलियन 2018 में इसका ऑर्डर प्लेस किया गया था. और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो दिसंबर 2021 में डिलीवर भी की गई है एंड इट हैज़ बीन डिप्लॉयड एट एन इंडियन एयरफोर्स बेस इन पंजाब. तो सबसे पहले तो इस डील थ्रेट में आ जाती है आफ्टर द अमेरिकन सैंक्शंस. इवन एज यूएस हैज़ नॉट डिसाइडेड ऑन इट येट, बट जो फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस आए हैं रशिया के ऊपर इट इज़ बेसिकली साउंडिंग अलार्म बेल्स ऑन दिस एज वेल. सिमिलरली इंडिया और रशिया ने एक डील साइन की है जिसके अंदर दे विल मैन्युफैक्चर 6 लाख AK-203 राइफल्स एट अ फैक्ट्री इन अमेठी.
But apart from these ongoing projects as well, Russia has also pitched to make 6 AIP powered conventional submarines for Navy under P75I project, along with 4 other international bidders. So the final call is yet to be taken. In fact, हमारी जो first submarine थी, we also got it from Soviet. The first, Foxtrot class submarine was bought from USSR. It entered into services in 1967 as INS Kalvari. So हमारी जो 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं इंडियन नेवी में, उनमें से 8 जो किलो क्लास की हैं, दे आर फ्रॉम सोवियत ओरिजिन ओनली. Along with this, India is also in talks with Russia to lease, 2 nuclear ballistic submarines, Chakra 3 and Chakra 4, the first of which is expected to be delivered by 2025. इससे पहले भी जो INS Chakra 1 and INS Chakra 2 थे, they was the Russian vessels, and इन दोनों को return किया गया था, after their leases expired. However, India has one indigenously manufactured nuclear ballistic submarine. लेकिन ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं दे आर बेस्ड ऑन द रशियन प्लेटफॉर्म्स ओनली, एंड द ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर इन सर्विस विद इंडिया विच इज़ INS विक्रमादित्य, इट इज़ ऑल्सो सोवियत मेड कीव क्लास वेसल, एंड इट केम इन टू सर्विस फॉर इंडियन नेवी इन 2013. इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन दिस ईयर हाउएवर. एंड इवन जो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद सिग्निफिकेंट हेल्प फ्रॉम रशिया एंड द सोवियट्स अर्लियर एज वेल. अगर हम यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, इंडिया विल बिगिन एक्सपोर्टिंग इट सून, एंड इट हैज़ डेवलप्ड दिस जॉइंटली विद रशिया. And Russia has also been one of the major exporters of fighter aircrafts to India, which includes hundreds of Sukhois and MiG jets. And even जो Indian Army का जो main battle tank force है, it is composed of predominantly Russian T-72 M1, 66% तो यही हैं, and T-90S 30% ये वहाँ पे present हैं. So even Indian Navy में जो sole operational aircraft carrier है, that is also refurbished by Soviet era only. अलॉन्ग विद दिस हमारे पास जो फाइटर्स हैं या फिर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स जो हैं, दे आर ऑल्सो रशियन मेड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन लाइसेंस. इवन हमारे पास जो अगर हम नेवी के जो 10 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, अगर उनको देखें तो इन 10 में से जो 4 हैं, दे आर रशियन काशिन क्लास ओनली. So definitely India is very much dependent on Russia when it comes to defense, arms imports. Now, India, however, was trying to expand its, weapon base. So, over the last few years, India is trying to expand its weapon base, not only to other countries, but also to, empower India to domestically manufacture the weapons. So, France or Israel? France is the second largest arms supplier to India, and Israel is the third largest arms supplier. And it is also very important for India to diversify its base, not to become too reliant on any single nation, as it can become a leverage that can be exploited by that nation. आगे बढ़ते हैं. हमारा next news article chip shortages से related है. They are also known as integrated circuits, but इनको more commonly just chips भी कहा जाता है. They may be tiniest yet most exacting product ever manufactured on the global scale. So as we are seeing that जो कार मेकर्स हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्लैश कर दिया है. प्ले स्टेशंस दे आर गेटिंग हार्डर टू फाइंड इन स्टोर्स. जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स हैं, दे आर फेसिंग मंथ लॉन्ग डिले फॉर इंटरनेट रूटर्स. ऑल ऑफ दीज फिनोमिनाज एंड दे हैव सिमिलर कॉज, दैट इज़ एन अब्रप्ट एंड कैस्केडिंग शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सो वी सी कि इसको लेकर जो वर्ल्ड वाइड रिलायंस है, दैट इज़ ऑन दी 2 एशियन पावर हाउसेज. Especially if we talk about the combination of cost and difficulty in producing the semiconductor. These are basically the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company and South Korea's Samsung Electronics Company. So that dependence was basically brought into the stark relief when the COVID-19 pandemic and rising US-China tensions basically made these chips scarce. So, hundreds of billions of dollars will be spent in coming years, in a global race to expand the production, and इसके definitely geopolitical or economic implications भी होंगे. Now, let's understand, where are these shortages? There are certain factors. जैसे कि जो stay at home shift आया है, this has basically pushed the chip demand beyond the levels, which was projected before pandemic.
तो लॉकडाउन की वजह से एक लॉकडाउन स्पर्ड ग्रोथ देखने के लिए मिली इन द सेल ऑफ लैपटॉप्स विच वॉज हाइएस्ट इन अ डिकेड. सिमिलरली स्टे एट होम जो शिफ्ट आया इसकी वजह से जो होम नेटवर्किंग गियर्स जो हैं, वेब कैम, मॉनिटर्स, इन सब ऑफिस वर्क जो था इट मूव्ड आउट ऑफ ऑफिस. तो इन सब की वजह से जो डिमांड थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी थी फॉर लैपटॉप्स. इवन जो क्रोम बुक्स थे दे वर वेरी हॉट क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे, तो जिसके बाद क्रोम बुक्स की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई. Even home appliances like TVs to air purifiers, all of these come with customized chips. और इन सब की जो डिमांड थी वो एकदम से शूट होती है आफ्टर COVID-19 एंड दिस स्टे एट होम शिफ्ट. एंड ऑटो मेकर्स ने भी काफ़ी ड्रास्टिकली कट बैक कर दिया था ड्यूरिंग पैंडमिक एंड दे अंडर एस्टिमेटेड हाउ क्विकली कार सेल्स विल रीबाउंड. तो जो फ्लक्चुएटिंग फोरकास्ट रहा है इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट हुआ. तो COVID-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया था मैन्युफैक्चरिंग, बट एकदम से कार की जो सेल है वो रिबाउंड हो गई. सो दे रश टू री अप द ऑर्डर्स लेट इन 2020 and they were only turned away because chip makers they were stress supplying computing and smartphone giants like Apple. So पहले इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इवन कार ऑटो मेकर्स की बात करें, तो दोनों तरफ से जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है. Along with this we saw the phenomena of stockpiling. जो PC makers हैं they were warning about the tight supplies in early 2020 as well. And in the middle of the year there were Huawei technology companies and Chinese smartphone makers जो कि dominate करते हैं global market को when it comes to the 5G networking gear. So they became building up an inventory to ensure कि अगर कभी US sanctions लगती भी हैं तो तब भी इनकी जो supply है वो maintained रहे. So even some other companies also followed the same thing and they started to stockpile the supply. And there were also some disasters जैसे कि there were a bitter cold snap in Texas in February जिसकी वजह से power outages हो गया and therefore they had to shut the semiconductor plants. Similarly, there's a plant in Japan. It is a major provider of automotive chips. It was damaged by fire in March. So this also disrupted the production for months. तो ये तो कुछ factors हैं because for the shortage, the stay at home shift, fluctuating forecast, stockpiling, disasters. And now let's understand कि इसकी वजह से effect कौन हुआ है. Now जो chip shortages हुई हैं they are expected कि इससे around 210 billion की जो sale है वो wipe out हो सकती है for car makers this year. क्योंकि कुछ 7.7 million vehicles की जो production है it has already been lost. Similarly, there are some broadband providers who are facing delays of more than a year when they are ordering any internet router. So let's understand what is a chip. It's a thing that makes electronic items smart. बिल्कुल simple शब्दों में अगर समझें. So it is made from a material which is usually silicon that basically semi-conducts the electricity. तो इससे होता क्या है, जो चिप है इट परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ फंक्शन. वी हैव मेमोरी चिप जो कि डाटा को स्टोर करती है. इट इज़ अ वेरी रिलेटिवली वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ इट एंड इट इज़ ट्रीटेड लाइक अ कमोडिटी. देन वी ऑल्सो हैव लॉजिक चिप्स. इसमें प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं. इट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ अ डिवाइस एंड इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एक्सपेंसिव. it basically carries the name like Apple, Nvidia, but those company जो कि actually design करती हैं इन semiconductors को and which are manufactured in a very factories, they are called as foundries as well. And it is very hard to compete. ऐसे advanced logic chips की manufacturing के लिए बहुत ही extraordinary precision चाहिए. And along with this you need a huge long term bets in a field of subject to rapid change. एंड जो प्लांट्स हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिल्ड एंड इक्विप एंड दे हैव टू रन फ्लैट आउट 24/7 ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकू हो सके. इट इज़ नॉट जस्ट दैट जो फैक्ट्री है इट ऑल्सो गॉबल्स अप द enormous amount of water and electricity and it is even vulnerable to even a tiniest disruption. मतलब अगर कोई डस्ट पार्टिकल भी अगर हो या फिर कोई बहुत ही दूर कोई बहुत ही वीक अर्थक्वेक भी अगर आया है उसकी वजह से भी यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो डेंजर में आ जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट से रिलेटेड है.
सो बेसिकली वहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है, बेसिकली यूक्रेन, बेलारूस, रशिया और आसपास ईस्टर्न यूरोप में जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है दैट 80,000 to 1 lakh हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे हैं, विद डिजिटल इंजीनियरिंग, आईटी स्किल्स, उनकी जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पे डिस्टरप्ट हो सकती हैं। एंड ये जो जॉब्स हैं दे विल हैव टू मूव टू सेफ हेवन्स एंड 70% ऑफ दीज आर लाइकली टू कम टू इंडिया। एज सच अगर हम यूक्रेन की बात करें, सो इट इज़ अ वेरी की ग्लोबल डिलीवरी लोकेशन फॉर आईटी एंड इंजीनियरिंग एज वेल एज फॉर R&D सर्विसेज। एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस वॉर की वजह से एक अनसर्टेनिटी बन चुकी है और काफ़ी कंसर्न्स यहाँ पे रेज हो गए हैं फॉर कंपनीज, इवन इंक्लूडिंग द इंडियन प्लेयर्स इन दैट रीजन। सो यहाँ पे ये डाटा ये शो करता है कि जो 30,000 टेक्स हैं, दे आर वर्किंग इन डिजिटल इंजीनियरिंग, दे बेसिकली स्पेस फॉर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड their clients are in banking, retail, automobile, healthcare industries as well. सो ये जो रिसोर्स पूल जो नंबर्स आ रहे हैं, दे आर बेसिकली पेंटिंग द पिक्चर, जैसे वी कैन सी कि वहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो डिसरप्ट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन यूक्रेन एंड जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की वजह से भी यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो डिसरप्ट हो रहा है। सो इट इज़ डेफिनेटली टाइम फॉर द टेक प्रोवाइडर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर इंक्रीज इन प्राइसिंग। तो ये जो 80,000 to 1 lakh जॉब्स हैं, इसमें से 70% जो IT जॉब्स हैं दे कैन शिफ्ट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट से रिलेटेड है। आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पी नोट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली इसे टच करूँगी ताकि ये रिवाइज हो जाए आप सबके लिए। सो पी नोट्स दे आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इनको जो रजिस्टर्ड FII होते हैं वो इशू करते हैं। FIIs आर बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये इशू किसको किए जाते हैं? टू एन ओवरसी इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अगर हमारे पास कोई ओवरसी इन्वेस्टर है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द मार्केट रेगुलेटर, they don't want to register themselves with SEBI but they want to invest in Indian stock market, तो ऐसे केस में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। तो इसीलिए इनको कहा जाता है दैट दे आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड इसके अंदर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या फिर जो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको एज अ अंडरलाइंग एसेट बनाकर इन्हें इशू किया जाता है। एंड इससे जो इन्वेस्टर है उसको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की जाती है। दे कैन ट्रांसफ़र द ओनरशिप बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एज वेल। एंड इवन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं they have to report all such investors each quarter to SEBI। तो उनको जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, उनको हर क्वार्टर के बाद SEBI को रिपोर्ट करना होता है कि उन्होंने कितने पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू किए हैं। एंड दे डोंट नीड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द एक्चुअल इन्वेस्टर, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी नोट आते ही इसलिए हैं जब एक कोई फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली SEBI की अंदर मार्केट रेगुलेटर के उसमें नहीं आना चाहता एंड दे इन्वेस्टेड थ्रू FIIs। तो FII SEBI को बताते हैं कि उन्होंने कितने पी नोट्स इशू किए हैं, उसकी डिटेल्स शेयर की जाती हैं, बट दे डोंट डिस्क्लोज द एक्चुअल इन्वेस्टर ओवर देयर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।